जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग के इकोनॉमिक्स के क्लास में इससे पहले तक हमने देखा था कि अधिमान वक्र क्या होता है, यानी उसे उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र भी कहते हैं। वो क्या होता है, उसकी विशेषता और उससे जुड़ी सभी बातों को जाना था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बजट रेखा, जिसे कीमत रेखा भी कहते हैं, वो क्या होता है और उसके साथ ही साथ इसके बारे में भी एक एक टर्म्स समझा जाएगा कि इसका खिसकाव कैसे होता है, बाकी सब चीजें कैसे होता है। और उसके जस्ट बाद जो है हमें ये भी देखना है कि अधिमान वक्र के विश्लेषण से कैसे उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण होता है, क्योंकि ये चैप्टर उपभोक्ता संतुलन ही है ना, तो इसमें हमें उपभोक्ता संतुलन का ही निर्धारण देखना है। हमने अधिमान वक्र पढ़ लिया है, बजट रेखा आज पढ़ेंगे। उन दोनों को मिला करके ही हमारा उपभोक्ता संतुलन का जो है निर्धारण होता है। तो आज जो है ये चैप्टर खत्म होने वाला है और इसके बाद से जो हमारी अगली वीडियोस आने स्टार्ट होगा तो वो वन शॉट वीडियो होगा, एक एक चैप्टर पे एक वीडियो, लंबा लंबा वीडियो होगा, बहुत लंबा लंबा होगा, 2-2 घंटे तक की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है। आपको वो सारी की सारी वीडियोस को वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको जो सिलेबस का डर है वो थोड़ा सा दिमाग से हट जाए और आप आराम से जो है हमारे चैनल के साथ जो है बने रहें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है कीमत रेखा या बजट रेखा। ठीक है, इसे दो नाम से जाना जाता है। एक इसे हम लोग कहते हैं प्राइस लाइन, जिसके वजह से इसे कीमत रेखा कहा जाता है, और दूसरा होता है बजट रेखा। कि ये क्यों दो नाम रखा गया है, क्योंकि देखिए इसका जब मीनिंग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन दोनों नाम के साथ इसे क्यों जोड़ा जाता है। तो समझिए ये होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कीमत रेखा दो या वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करता है। यानी ये भी जो है, जैसे तटस्थता वक्र था वो भी दो वस्तुओं का संयोग था, उसी तरह कीमत रेखा भी दो वस्तुओं का संयोग हुआ। कोई भी दो वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु जो है x मान लेते हैं, दूसरी वस्तु y मान लेते हैं। आप कोई भी दो वस्तु इसमें मान सकते हैं। ठीक है, तो कीमत रेखा जो है वो दो वस्तुओं का संयोग है। संयोग का मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएगा, ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएगा जो क्या होगा, जिसमें x वस्तु की कुछ मात्रा और y वस्तु की कुछ मात्रा, ये दोनों शामिल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग है जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तुओं को उसकी वर्तमान कीमत पर खरीद सकता है। अब यहां पर समझने वाली बात है, देखिए हम जब मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, तो क्या होता है, हमें उस वस्तु का एक कीमत पता चलता है। ठीक है, कि कोई वस्तु इतने रुपए का है, कोई अगली वस्तु का उस अलग कीमत होता है, अलग अलग कीमत होता है ना, बात क्लियर है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक्स वस्तु 2 रुपए का है, ठीक है, और वाई वस्तु 4 रुपए का, ये हम मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो बता रहा है, और आप एक उपभोक्ता के तौर पे जब मार्केट में जाते हैं या नॉर्मली आप अपने आप को एक उपभोक्ता समझिए, तो आपकी जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो तो फिक्स होता है ना, वो तो बदलता नहीं है। जैसे किसी का कुछ रुपया है, किसी का कुछ रुपया, सबका अलग अलग आय है। ठीक है, अब उस आय के हिसाब से हर आदमी अपने हिसाब से वस्तु खरीदता है। आपके घर में जितने सामान का प्रयोग हो रहा है, जितने वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है, दूसरे वाले घर में उतना ही नहीं प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से वस्तुओं को खरीद रहे हैं और आप अपने हिसाब से वस्तु को खरीद रहे हैं। तो यहां पर बजट रेखा जो है या कीमत रेखा जो है, यही बात बता रहा है कि आपकी दी हुई आय के अनुसार आप दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को खरीदते हैं। अब उसी संयोगों को जब हम क्या करते हैं, कीमत जो है एक रेखा पर प्रस्तुत करते हैं, एक लाइन पर प्रस्तुत करते हैं, तो वही हमारा जो है बजट रेखा या कीमत रेखा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु 2 रुपए का है, ये वस्तु 4 रुपए का, और हम आपकी आय को 20 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम आपकी आय को 20 रुपए मान लें तो आप कितना वस्तु खरीद पाएंगे, आप इस वस्तु का कितना मात्रा खरीद पाएंगे, इस वस्तु का कितना मात्रा खरीद पाएंगे, तो तरह तरह के बहुत से मात्रा खरीद सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हम पूरा का पूरा 20 रुपए केवल इस पे खर्च कर दें तो ये कितना खरीदा जाएगा, तो ये आपका जो है 10 खरीदा जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। और ये कितना खरीदाएगा, ये आपका 0 रह जाएगा, है ना बात, क्योंकि पूरा पैसा तो आप इस पे खर्च कर दे रहे हैं। अब इसको क्या करना है, अब आपने क्या किया कि इसको एक खरीदना चाह, तो जैसे ही आप इसको एक बढ़ा देंगे, बात क्लियर है। अब आपका जो है 20 में से जो है 4 रुपए चला गया, इसमें बचा 16 रुपए। 16 रुपए से आप एक्स वस्तु कितना खरीद पाएंगे, तो ये 8 खरीद पाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है, अब अगला, और इसको अगर हम एक बढ़ा दें, यानी ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 3 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है 4 हो जाएगा। तो ये जो विभिन्न संयोग प्रदर्शित हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इन्हीं कॉम्बिनेशन को शो करने वाला जो लाइन है, इसी कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करने वाला जो रेखा है, जो लाइन है, वही रेखा हमारा क्या कहलाता है, उसी को बजट रेखा कहते हैं। तो देख लीजिए, फिर से इस सेंटेंस को पढ़िए, अपने आप बात क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, कीमत रेखा दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है, ठीक है, व्यक्त करती है, जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की वर्तमान कीमत, जो भी वस्तु की कीमत है, उस कीमत पर जो है क्या कर सकता है, खरीद सकता है, यानी उसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसी को प्रदर्शित करने वाले लाइन को हम लोग बजट रेखा कहते हैं। ठीक है, कभी कभी बजट रेखा जरा बजट सेट पूछा जाता है कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट भी बड़ा सिंपल सी बात है, यहां पर समझ लीजिएगा कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट उन सभी वस्तुओं का सेट है, जैसे ये है हमारे पास, जो वस्तु हमारे पास है उसमें दो से अधिक भी वस्तु हो सकता है। ठीक है, बजट सेट उन सभी वस्तुओं का सेट है जिसे एक उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार खरीद सकता है। देखिए, कीमत रेखा की जब बात होता है या बजट रेखा की जब बात होता है तो उसमें क्या होता है, दो वस्तुओं की बात होता है। ठीक है, लेकिन जब बजट सेट की बात करें
तो आपके पास क्या होगा, उसमें बहुत सी वस्तु हो सकते हैं। जैसे आपके घर में केवल 2 वस्तु तो आता नहीं है ना बात। आपके घर की जो आय होती है, फैमिली इनकम जो होती है, या जो है आपके घरेलू जो आय होती है, उस आय से केवल 2 वस्तु तो आप खरीदते नहीं है, उसमें बहुत सी वस्तु खरीदते हैं ना। तो अपनी दी हुई आय के अनुसार आप जितनी वस्तुओं को खरीद पाते हैं, उन्हीं वस्तुओं का सम्मिलित रूप बोला जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी वस्तु को हम लोग मतलब उसी को हम लोग कहते हैं बजट सेट। ठीक बात क्लियर है, समझ में आया क्या होता है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक मेन है, ये बजट सेट कभी पूछा जाता है इसलिए हम बता दिए, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब मेन टॉपिक हमारा यही है कि बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है। तो चलिए इस चीज को हमने डेफिनेशन से जाना, अब जो है हम लोग चार्ट और ग्राफ से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक बात। यहां पर हमने जो है एक पहले से ही एक तालिका लगा दिया है, अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है, और यहां पर उसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को आप बढ़िया तरीके से एक एक तरीके से देखते चलिए, समझते चलिए। सबसे पहली बात है क्या, यहां पर हो गया है 2 प्रकार की वस्तु है, एक है सेब, ठीक है, एप्पल, दूसरा केला यानी बनाना। ठीक है, ये 2 प्रकार की वस्तु है। कीमत भी दिया है यहां पर, जो है सेब की कीमत जो है 4 रुपए है। ठीक है, सेब की कीमत कितना है, 4 रुपए। ठीक है, और जो केले की कीमत है वो कितना रुपए है, वो है हमारा 2 रुपए। ठीक है, इन दोनों की कीमत भी दिया है। क्लियर बात, समझ में आ रहा है। फिर बता रहा है क्या, यहां पर दोनों का संयोग दिया है। संयोग का मतलब क्या है कि यही इन दोनों को जो खरीद के जो संयोग बन रहा है, तो पहला संयोग ई है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर जे है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ संयोग यहाँ पर दिए हुए हैं। अब बात होता है कि यहाँ पे उपभोक्ता की आय कितनी है, क्योंकि आय के अनुसार ही बजट रेखा बनता है, तो आय पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जानिएगा कि उपभोक्ता की आय जो है वो कितना रुपए है, 20 रुपए है, जैसा हमने भी एग्जांपल में लेकर रखा था। ठीक है, उपभोक्ता की आय 20 रुपए है। ठीक, अब देखिए वो कैसे कैसे इन वस्तुओं को खरीद पाएगा। तो अगर वो सारा का सारा पूरा का पूरा 20 रुपए, अगर वो 5 सेब में लगा दे, ठीक है, तो वो कितना केला खरीद पाएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखिए 5 गुणे 4 20 हो गया, और 0 गुणे 2 हमारा 0 हो गया, यानी पूरा 20 रुपया यहाँ पे खर्च हो रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि बजट रेखा तभी बनेगा जब अपनी पूरी आय को आप खर्च करते हैं। अगर आप अपनी आय को बचा लेते हैं तो फिर बजट रेखा नहीं है, आय बचाना नहीं है, पूरी आय से उन 2 वस्तुओं को खरीदना है, तब जाके बजट रेखा बन पाएगा। ठीक है, बजट रेखा एक लाइन होता है, एक बॉर्डर होता है, बताता है कि आप इसी लाइन तक, इसी बॉर्डर तक आप अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। और अगर इससे कम करते हैं तो आप अपनी आय का जो है अल्प प्रयोग कर रहे हैं, पूरा प्रयोग करने का आप बजट कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं, सेविंग्स। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आया। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे बात क्लियर है। फिर अगर आप जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि एक जो है सेब को कम कर लेते हैं, यानी आप केवल 4 अब खरीद रहे हैं सेब, तो 4 खरीदेंगे तो 4 गुणे 4 यानी 16 रुपए खर्च हुआ। ठीक है, तो आप केला कितना खरीद पाएंगे, केला आप 2 खरीद पाएंगे, तो 2 गुणे 2 यानी 4 रुपया। इस तरीके से फिर से 20 रुपए का पूरा हमारा आय खर्च हुआ। ठीक है, पूरा आय खर्च करना जरूरी है। फिर इसके बाद अगर आप एक जो है और सेब को कम कर देते हैं, आप 3 सेब खरीदते हैं, तो 3 गुणे 4 यानी 12 रुपए खर्च हुआ। अब बचा कितना, 8 रुपए। तो आप 4 जो है 4 केले को खरीद सकते हैं, यानी 4 दूना 8 जो है, तो 8 रुपए, 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पे 12 और 8 हो गया, 20 रुपए यहाँ पे भी खर्च हो गया। ठीक बात क्लियर है। फिर इसके बाद एक और कम कर दीजिए, भाई ये 2 हो गया तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये 1 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 0 हो गया, पूरा इस पे खर्च करेंगे तो ये 10 खरीदा जाएगा। जैसे पूरा आपने जब सेब खरीदा था तो 5 खरीदाया था, और आपने पूरा जब केला खरीदा तो कितना, 10 खरीदाया। तो इस हिसाब से हर सिचुएशन में हमारा जो है 20 रुपए पूरा खर्च हो रहा है। ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि आय हमारे पास 20 रुपए है। ठीक है, ये माना गया है, ये जब हम ये चार्ट बनाए हैं तो इसमें क्या किया है, इसमें 20 रुपए की आय माना गया कि आपका आय इतना रुपए है। ठीक है, ये मत बोलिएगा सर 20 कहां से आया, 20 है आपका वो आय जिसको आपने जो है मान कर रखा है कि इतना ही आया है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो है बजट तालिका बनके तैयार हो गया, बजट रेखा की तालिका। अब इसी तालिका को के जो भी बिंदु है उसे जब हम यहाँ पे ग्राफ में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान से समझिए कैसे बन रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है वाई एक्सिस हो गया, इस पे जो है बी पॉइंट रखा है, यानी केला रखा गया। ठीक बात क्लियर है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इस पे जो है सेब रखा गया, इस पे क्या रखा गया, सेब। ठीक है, सेब टोटल कितने जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सेब हो गए, क्लियर बात। और हमारा जो केला जो है वो टोटल 10 तक जा रहा है, और 2 के हिसाब से चल रहा था, 2 4 6 8 10, ये हो गया हमारा, ये केला हो गया। अब बिंदु को रखना स्टार्ट किया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला ई पॉइंट देखिए, ई पे क्या दिख रहा है, कितना सेब है, 5, और हमारा जो है केला कितना है, केला है 0। तो हमारा जो है ये हिस्सा हमारा जो है पहला पॉइंट बना। ठीक है, कैसे, सेब तो हमने 5 ले लिया, लेकिन हमारा केला जो है 0 है, इसलिए इस लाइन को हमने टच किया। ठीक है, पहला बिंदु यहाँ बन गया। ठीक है, और ये बिंदु का नाम ई है, इसलिए देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है, क्लियर बात, ई बिंदु है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा में हमारा जो है सेब 4 है और हमारा जो है केला 2 है। ठीक है, तो भाई सेब हमारा 4 हो गया और केला हमारा 2 हो गया, तो इस जगह पे हमारा जो है दूसरा बिंदु आ गया, ये हमारा पॉइंट हो गया एफ।
क्लियर। फिर इसके बाद तीसरे में हमारा 3 है और 4 है, तो इस हिसाब से हमारा ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इस जगह पे हमारा जो है बिंदु G बन गया। ठीक बात, क्लियर है। फिर उसके बाद 2 और 6 है, तो 2 और 6 इस जगह पे हमारा जो है बिंदु H बन गया। फिर एक और जो है 8 है, तो इस जगह पे हमारा जो है बिंदु जो है I बन गया। ठीक है। और फिर J का देखिए, J थोड़ा पॉइंट गलत जगह लगा है। J में क्या है, J में ये 0 है और ये 10 है, तो ये हमारा पॉइंट इस जगह पे जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये इस जगह पे पॉइंट लगा, ये J पॉइंट हो गया। बात क्लियर है, 0 पे होना चाहिए ना, क्लियर है, इस तरीके से। और इसी सारे बिंदु को आप मिला दीजिए, तो आपका जो लाइन बनके तैयार होगा, यही लाइन क्या कहलाएगा, इसी लाइन को हम लोग जो है बजट लाइन कहते हैं या कीमत रेखा कहते हैं। कीमत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा वस्तु की कीमत के अनुसार बन रहा है, और बजट रेखा भी इसलिए कहते हैं कि ये रेखा एक उपभोक्ता की बजट के अनुसार बनता है ना बात। यानी इस रेखा पे दो चीजें काम करता है, एक चीज है वस्तु की कीमत, इसीलिए इसे कीमत रेखा भी कहते हैं, और एक है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय के अनुसार ही उसका बजट बनता है, इसलिए इसे बजट रेखा भी कहते हैं। बात क्लियर है, इसीलिए इसका नाम दोनों है। ठीक बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या समझने वाली बात है कि ये रेखा तो बन गया, अब ये रेखा प्रदर्शित क्या कर रहा है, वही प्रदर्शित कर रहा है दो वस्तुओं का संयोग, जो हम अपनी आय के अनुसार उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं, अपनी आय का पूरा प्रयोग करके। ठीक है, उस वस्तु को खरीद सकते हैं। अब आपसे एक पॉइंट पूछा जाए, इस बाउंड्री के बाहर का कोई बिंदु है, जैसे यहां पर सी बिंदु है इस बाउंड्री के बाहर, ठीक है। अब ये सी बिंदु जो है, बताइए इसे हम खरीद पाएंगे, इस सी बिंदु को हम खरीद सकते हैं क्या? सोचिए, ऐसा कभी हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? अगर इस सी बिंदु की बात करें तो इस जगह पे ऐसे करके हमारा जो है पॉइंट बन रहा है, ठीक बात। और अगर हम ले लिया जाए तो जैसे हम जो है इस बिंदु पे लगभग मान लीजिए कि 11 हो जा रहा है, ठीक है, 11 वस्तु हो जा रहा है, किसका 11 हो जा रहा है, बनाना, ठीक है। और ये अगर इस तरह से लेके आया है तो लगभग 3 पे आ रहा है, तो मान ले जाते हैं कि 3 जो है एप्पल। अब इसकी कीमत आप निकाल के देखिए, इसकी कीमत निकालिए, तो 11 बनाना मतलब 11 गुणे 2, ठीक है, और हमारा जो है 3 एप्पल मतलब 3 गुणे 4, कितना रुपया हो जा रहा है? 11 दूना 22, पहले ही ये बजट के बाहर चला गया, और 4 तिया 12, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा? तो हमारा जो है 34 रुपया हो जाएगा। 34 रुपया है क्या हमारे पास? हमारा बजट कितना है? हमारा बजट तो 20 रुपया है, तो 20 रुपए में 34 रुपए का सामान खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना। तो ये लाइन के बाहर की कोई भी बिंदु आप उठा के ले लीजिए, ये तो सी बिंदु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन के बाहर के आप कोई भी बिंदु उठा के देख लीजिए, तो ये सारे के सारे बिंदु क्या है? ये सारे के सारे बिंदु को हम लोग कहेंगे अप्राप्य संयोग, ठीक है। क्या कहेंगे? अप्राप्य संयोग। क्यों? क्योंकि इस संयोग को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके बाहर हम कोई भी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आय नहीं है उतना, है ना बात। कोई और एग्जांपल के तौर पे आप जो है इस जगह पे कोई बिंदु लगा लीजिए, ठीक है, इस जगह पे कोई बिंदु लगा लीजिए, तब भी देख लीजिए, तब भी आप देखिए कि हमारा जो है यहाँ पर इस हिसाब से अगर इस बिंदु की बात कर ले तो 6 है हमारा बनाना, ठीक है, 6 है बनाना, ठीक, और हमारा जो है 4 है केला, और सॉरी सेब, तो 4 है हमारा सेब एप्पल, ठीक है। अब इसका भी कीमत आप देख लीजिए, तो 6 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और 4 गुणे 4 यानी 16, इन दोनों को भी ऐड करिए तो कितना हो जा रहा है? 28। 28 रुपया भी तो नहीं है हमारे पास तो केवल 20 रुपया है, यानी ये भी हमारा क्या? अप्राप्य संयोग। तो कुल मिला के यही आपको समझना है कि इस लाइन के बाहर की कोई भी बिंदु, उसको क्या कहेंगे? अप्राप्य संयोग, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इन सारी बिंदुओं को हम लोग क्या नाम से कहते हैं? अप्राप्य संयोग, क्योंकि हम इसे प्राप्त कर ही नहीं सकते, हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं, हम केवल इतना ही प्राप्त कर सकते हैं जो इस लाइन के ऊपर हो, ठीक है, बात समझे, वहीं तक हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके अंदर की बिंदु की बात करें, जैसे ये बिंदु डी है, ठीक है, ये बिंदु डी है, अगर हम इस बिंदु की बात करें, अंदर की बिंदु की बात करें, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? ये बिंदु को हम प्राप्त कर सकते हैं। भाई आपकी एक सीमा है, ठीक है, आपको एक पार्क में एक बाउंड्री में रखा है, बोलेगा इसी के अंदर रहो, तो इसके अंदर के आप कोई भी हिस्से तक आप जा सकते हैं, कहीं भी आप टहल सकते हैं, लेकिन इसके बाहर आपको जाने के लिए मना है, तो आप इसके बाहर के किसी भी हिस्से को प्राप्त नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। उसी तरह यही बात है कि बजट रेखा भी क्या कर रहा है? बजट रेखा भी एक सीमा निर्धारित कर रहा है कि उसके बाहर तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के डी पॉइंट हो, इधर का कोई पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट आप क्या कर सकते हैं? आराम से वहां तक वस्तु की मात्रा को खरीद सकते हैं। ठीक बात समझ में आ रहा है? वहां तक आराम से वस्तु की मात्रा को खरीद सकते हैं। जैसे डी पॉइंट में देखिए, अब डी पॉइंट में मान लेते हैं कि हमारा जो है केला 2 है, ठीक है, और बनाना जो है, सॉरी एप्पल जो है वो कितना है? वो 1 है, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 बराबर 8। तो 8 रुपए तो हम आराम से 8 रुपए की वस्तु खरीद सकते हैं ना भाई, हमारे पास तो 20 रुपए है। अब 20 रुपए में 8 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते हैं? बहुत आराम से खरीद सकते हैं। और यही नहीं कि केवल खरीद रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे सेविंग्स भी कर ले रहे हैं। तो इस जगह को हम लोग कहते हैं क्या? प्राप्य संयोग। और इस जगह पे हमारा आय जो है पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग प्राप्य संयोग कहेंगे, क्योंकि इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बात समझे? क्योंकि इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आय का जो है अल्प प्रयोग है,
पूरा आय का प्रयोग नहीं हो रहा है और इस जगह पे सेविंग्स बन के आएगा, बजट बन के आएगा। ठीक बात क्लियर है? तो इस चीज को समझ में आया क्या होता है बजट रेखा? बढ़िया से क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से बनाने आ गया, सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब चलते हैं इसकी विशेषता के ऊपर। देख लीजिए कि आखिर में जो है बजट रेखा की अपनी क्या क्या विशेषता है। तो यहाँ पे दो विशेषताएं आपको दिख रहा है बजट रेखा का। पहला विशेषता है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट विशेषता, क्या बात हो रहा है? बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। हमने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर कब गिरेगा? जब उनमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे रखे दोनों मदों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? उल्टा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई अक्ष पे कैसा रिलेशन है? उल्टा संबंध है। ठीक है, पर की जगह में लिख लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध का मतलब क्या है? इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। उल्टा संबंध का मतलब होता है कि हमें जब भी वाई वस्तु को बढ़ाना होता है, यानी जब भी हमें केला बढ़ाना होता है तो हमें एक्स वस्तु यानी सेब का त्याग करना पड़ता है, और इसका उल्टा जब भी हमें जो है सेब को बढ़ाना होता है तो हमें जो है केला का त्याग करना पड़ता है। ठीक बात? तो इसीलिए इन दोनों के बीच में उल्टा संबंध है। तो इसीलिए ये कैसा ग्राफ बन के आया, कैसा रेखा बन के आया? हमारा जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ रेखा बन के आया। कोई भी रेखा बाएं से दाएं तभी गिरेगा जब उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? उल्टा संबंध होगा। ठीक बात क्लियर है? दूसरा हमारा विशेषता है कि ये एक सरल रेखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तक आपने जो है पीपीसी पढ़ा, वो जो है अलग शेप का था। आपने तटस्था वक्र पढ़ा, वो जो है अलग शेप का था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो है ये कैसा है? ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है ना, एकदम सीधा सीधा जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें जो एक्स वस्तु और वाई वस्तु के बीच का जो त्याग है, जो चेंज हो रहा है, ये क्या है? हमेशा एक समान रहेगा। ठीक है, इस गैप को भी आप देख सकते हैं मिला करके। देखिए इस गैप को अगर आप लोग मिलाकर देखेंगे तो इनके बीच का आप जो है, ये भी गलत बना है, किताब वाला भी उतना अच्छे तरीके से नहीं बनाया। ठीक है, तो इनके बीच का आप गैप देखेंगे, यहाँ पे जितना गैप आपको दिखेगा सेम यहाँ पर भी दिखेगा, सेम यहाँ पर भी दिखेगा, सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर। इनके बीच के जो अंदर का गैप है वो हमेशा आपको बराबर दिखने वाला। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप। देखिए यहां पर जो है 5 से 4 जा रहा है ना, तो ये कितना? -1 हो रहा है। ठीक है, -1 हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर +2 हो रहा है। अब इसी अनुपात आपको हमेशा मिलेगा। अब 4 से 3 भी आ रहा है तो ये -1 हो रहा है, और 2 से 4 हो गया, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। फिर 3 से 2 आ रहा है तो -1 हो रहा है। ठीक है, -1 हो रहा है, और यहाँ पर जो है +2 हो रहा है। तो यही अनुपात आपको हमेशा मिलेगा, 2 का अनुपात। ठीक है, तो बजट रेखा में या कीमत रेखा में जो हमारा एक्सचेंज होने का रेट होता है, ठीक है, हमारा जो एक तरह से बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं कि ये जो है वस्तुओं का बदलने का जो दर है वो क्या है? वो हमेशा एक समान रह रहा है। और एक समान रहने की वजह से ही क्या हो रहा है, या फिर px अपॉन py भी बोलते हैं, इसे कीमतों का अनुपात भी बोलते हैं। ये हमेशा एक ही अनुपात रहेगा, सेम अनुपात रहेगा, जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बन के आता है। क्लियर है बात? समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन बनने का कारण क्या है? स्ट्रेट लाइन बनने का कारण है कि इन दोनों वस्तुओं का जो एक्सचेंज होने का दर है वो हमेशा एक समान रह रहा है। ठीक बात? बढ़ता घटता जैसे तटस्था वक्र में होता रहा, तो वहां पे हमारा शेप अलग था। यहाँ पे जो है ये शेप एकदम स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व वगैरह नहीं है। ठीक, ये बात हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात, अब हमें यही बजट रेखा के बारे में जानना है कि बजट रेखा का खिसकाव, खिसकाव का सेंस क्या होता है? खिसकाव का मतलब होता है वो आगे बढ़ना या पीछे घटना, इसी को कहते हैं हम लोग बजट रेखा का खिसकाव। तो हम लोग ये टॉपिक अब जो है पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें जो है ये किस तरह से होता है। ठीक है, ये खिसकाव जो है कैसे जाता है, बढ़िया तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, अब आपको हमने बताया कि बजट रेखा 2 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा? एक होता है उपभोक्ता की आय, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? वस्तु की कीमत। होता है कि नहीं? बजट रेखा इन्हीं 2 बातों पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? एक उपभोक्ता की आय, दूसरा जो है कीमत। इसलिए आय की वजह से इसे बजट रेखा नाम दिया, कीमत की वजह से इसे कीमत रेखा नाम दिया गया। ठीक बात? तो जाहिर सी बात है इनका जब खिसकाव की बात भी हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये भी 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक आय पे निर्भर करेगा, दूसरा वस्तु की कीमत पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखिए इनमें जब भी बदलाव होगा तो कैसे बजट रेखा अपना जो है असर छोड़ेगा। ठीक बात? तो सबसे पहला हेडिंग हो गया क्या? आय में परिवर्तन। समझ में आया? आय में परिवर्तन। अब आय में परिवर्तन का मतलब क्या? आय में परिवर्तन का मतलब या तो आय बढ़ेगा या तो आय घटेगा, यही ना परिवर्तन है। सेम रहेगा तो परिवर्तन होगा नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं हम क्या? आय में वृद्धि। ठीक है, आय में वृद्धि क्या फर्क पड़ेगा? अब एक एक बच्चा आराम से समझेगा, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। एक बात समझिए कि हमारा कोई बजट रेखा इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक बजट रेखा जो है बना हुआ है, हम छोटा सा ही बना रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है बजट रेखा इस तरह से बना हुआ है। क्लियर बात? ये एक मेन बजट रेखा हो गया, यहाँ ओ हो गया, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया। ठीक बात?
क्लियर है? ये कोई बजट लाइन बना हुआ है, ये कौन सा बजट लाइन है? ये एक्स वस्तु और वाई वस्तु का संयोग दे रहा है एक निश्चित आय में। अब बोल रहा है आय में वृद्धि। अब बताइए, जैसे ही आय बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? आपकी आय बढ़ेगी तो आप वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीद पाएंगे ना। अच्छा, कौन सी वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेंगे? तो भाई आय बढ़ रहा है तो हम दोनों वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीद सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो हम ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा के लिए हमें किधर? इधर बढ़ना होगा, इधर ही ना ज्यादा है, और ये भी उधर बढ़ना होगा तो यही ज्यादा है। तो इस कंडीशन में जब भी आय में वृद्धि होगा तो हमारा क्या होगा? एक नया बजट लाइन जो है बनके तैयार हो जाएगा। और वो कहां होगा? वो हमारा किस साइड जा रहा है? दाएं साइड जा रहा है, ठीक है, दाएं तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आय में वृद्धि से क्या होता है? दाएं तरफ खिसकाव होता है, ठीक है, दाएं तरफ खिसकाव होता है। क्लियर बात? समझ में आया? ये बातें समझ में आ रहा है ना? इसी पॉइंट को समझना है कि आय में वृद्धि होने से हमारा क्या होता है? हमारा बजट रेखा जो है वो दाएं तरफ चला जाता है। दिख रहा है ना कैसे जा रहा है? दाएं तरफ जा रहा है। तो उसमें दाएं तरफ का खिसका होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम एक्स और वाई दोनों वस्तु की मात्रा आप ज्यादा खरीद सकते हैं। जैसे ही आय वृद्धि होगा तो हम लोग आगे के संयोगों को भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक बात? क्लियर है? दूसरी बात समझिए, आय में वृद्धि के बाद जो है दूसरी बात आप देखिए कि आय में कमी, ठीक है, आय में कमी। अब आप आय में कमी का अपने आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राफ बना के हम दिखा रहे हैं, अपने आप इस चीज को समझ सकते हैं आप। आय में कमी जब होगा तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये हम जो है एक जो है बजट लाइन पहले का बना देते हैं। मान लीजिए हमारा जो है ये एक बजट लाइन है, ठीक बात? क्लियर है? ये हमारा बजट लाइन है। अब ये क्या है कि ये दिए हुए मूल्य पर, दिए हुए कीमतों पर वस्तु के और दी हुई आय पर हम इतना इतना वस्तु खरीद रहे हैं। अब हमारा आय कम हो गया, आय कम होगा तो हम क्या करेंगे? ज्यादा वस्तु खरीदेंगे कि कम वस्तु खरीदेंगे? आपको एकदम साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही आय कम होगा अब आप उतनी वस्तु नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीदते थे, अब आप कम वस्तु खरीदेंगे, तो दोनों वस्तु कम खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी आय कम होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या कमी किधर होगा? इधर होगा ना, इस साइड। तो हम क्या करेंगे? एक नया जो है बजट रेखा बनके तैयार होगा कम आय के लिए, ये। तो इस कंडीशन में हमारा ये बजट रेखा किधर जा रहा है? किस साइड जा रहा है? हमारा जो है ये कौन सा दिशा है? ये बायां दिशा है ना बात? बाएं दिशा है। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि हमारा जो बजट रेखा है वो क्या होता है? बाएं तरफ खिसकाव होता है। आय में कमी से क्या होता है? बाईं ओर खिसकाव, ठीक है, बाईं ओर खिसकाव होता है। बात क्लियर है? यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दें। सबको बढ़िया समझ में आया एकदम अच्छे से? नेक्स्ट बात देखिए, अब आता है वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। अब देखिए, अब जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन की बात करेंगे तो ये बात समझिएगा कि वस्तु का कीमत जो है वो दोनों तरीके से परिवर्तन हो सकता है। एक वस्तु की भी कीमत बदल सकता है, दोनों वस्तु की भी कीमत बदल सकता है ना बात? तो पहले हम एक एक वस्तु की कीमत की बात करेंगे और फिर दोनों वस्तु की कीमत की बात करेंगे। तो ये थोड़ा डीप में समझने वाला बात है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम जब वस्तु की कीमत बात करते हैं, एक वस्तु हमारा जो है एक्स वस्तु, ठीक है, और दूसरी वस्तु हमारा कौन सा है? दूसरी वस्तु हमारा है वाई वस्तु, है ना बात? तो पहले हम एक्स वस्तु की बात करते हैं, पहले हम एक्स वस्तु की बात कर लेते हैं कि एक्स वस्तु की क्या स्थिति है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन, यहां पर हेडिंग हो गया एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ठीक है। अब ये एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन कैसे होगा? तो एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन दो तरीके से होगा। क्या? जब भी परिवर्तन की बात होगा तो या तो कीमत बढ़ेगा या तो कीमत घटेगा, यही दो चीज होगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर पहला पॉइंट कर लेते हैं क्या? एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर, ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर, ठीक है, ये हम पहला बात कर लेते हैं। कैसा होगा, फर्क क्या पड़ेगा? तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा सारी बातें। ग्राफ से ही चीजें ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। एक बजट लाइन को हम बना देते हैं पहले का, तो ये हमारा जो है एक बजट लाइन बनके तैयार हो गया, ठीक बात। ये बजट लाइन बनके तैयार हो गया, क्लियर बात। अब यहाँ पर क्या बोला है? अब यहाँ पर बोला कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गया। आप बताइए, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ेगा, आपका आय में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गया। तो जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा तो आप उस वस्तु का मात्रा ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? कीमत बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो वस्तु कम खरीदा पाएगा, क्योंकि हमारा आय तो नहीं बढ़ रहा है ना, केवल कीमत बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस वस्तु को कम खरीदना पड़ेगा। कम खरीदने का मतलब वो किधर जाएगा? किस साइड जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? बताइए। तो आप देख रहे हैं ना, ये किधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। तो इधर जाने की वजह से हमारा जो बजट रेखा वो क्या होगा? वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन को छोड़कर हम इसको बजट रेखा को पीपी लिख दे रहे हैं, पीपी यानी प्राइस लाइन, ठीक है। ये पीपी से P1 हो जाएगा, ठीक है, P1 हो जाएगा, ठीक बात। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये इस तरह से भाग रहा है। अब यहां पर समझिएगा, ये जगह जो था ना जिसमें दोनों अक्षों को छोड़ करके लाइन बदल रहा था, जैसे ऊपर यहां पर दोनों अक्षों को छोड़ रहा था, जैसे ये देखिए ये PP था तो ये P1 हो गया था, ठीक बात।
उसी तरह हमारा जो है इधर भी ये PP था तो ऊपर वाला जो है P1 हो गया था। बात क्लियर है? जब दोनों अक्षों को छोड़ रहा था तो उसे कहते हैं खिसकना। समझ रहे बात? दोनों अक्षों को छोड़ दे रहा है। लेकिन जब एक अक्ष को पकड़ा रह रहा है, एक अक्ष को पकड़ा है, देखिए यहां पर इस जगह को नहीं छोड़ा है, केवल यहां से इधर छोड़ा है। जब एक जगह को पकड़ा है और दूसरा हिस्सा जो है बदल रहा है तो उसे कहते हैं घूमना। बात समझे? उसे कहते हैं घूमना। और ये कौन सा घूमना है, बात समझिएगा। तो ये कौन सा घूमना है, तो देखिए घुमाव दो तरीके से होता है। एक होता है ऐसे, ठीक है, एक होता है इस प्रकार से, और दूसरा होता है हमारा ऐसे। बात क्लियर है? ये दो तरीके से होता है। घड़ी जिस दिशा में घूमता है, घड़ी ऐसे ऐसे घूमता है ना, ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। इस घड़ी के घूमने को दिशा को हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक बात समझे? दक्षिणावर्त करते हैं यानी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक बात, इसे हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं या हिंदी में कहते हैं तो दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर, ठीक है। दक्षिणावर्त यानी एक तरह से बोलते हैं दाईं ओर। बात क्लियर है? घड़ी के दिशा को, और घड़ी के उल्टा दिशा यानी इस तरह से घूमना, ठीक है, घड़ी के उल्टा दिशा, इसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यानी हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कहते हैं वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर, ठीक है। वामावर्त का मतलब क्या होता है? बाईं ओर। बात क्लियर है? ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि घड़ी का दिशा, घड़ी का उल्टा दिशा, दायां बायां क्या है, घूमने में कंफ्यूज हो जाता है। खिसकना वाला तो एकदम साफ साफ है भाई, अपने हाथ के हिसाब से देख लो, इधर जा रहा है तो दायां हो रहा है, इधर जा रहा है तो बायां हो रहा है। खिसकना एकदम साफ समझ जाता है। जब घूमने की बात होता है तो दिमाग जो है घूम जाता है ना बात, घूमने में दिमाग घूम जाता है। अब आपको ये दिख किधर है? इधर के साइड, तो आपको लगेगा तो बाएं तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं। इस एरो को देखिए, ये यहां से निकल के इधर जा रहा है, यहां से निकल के इधर जाने का मतलब ये लगभग यही ना पोजीशन है कि इस तरह से ऐसे घूम रहा है, तभी ना। अगर इसको पूरा घुमाया जाए तो ये पूरा ऐसे नहीं घूमेगा, इस पॉइंट को यहीं पर रहने दें। और अगर इसको पूरा घुमा दिया जाए तो कैसे घूमेगा? इस साइड घूमेगा, यानी ये घड़ी के दिशा में घूमेगा। घड़ी के दिशा में घूमने का मतलब कौन सा दिशा घूम रहा है? बाईं ओर, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये किधर घूम रहा है? तो अगर हमारा एक्स वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा? बजट रेखा कैसे घूमेगा? बजट रेखा जो है बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बजट रेखा दाईं ओर घूमती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको समझना है तो बस खिसकाओ के जस्ट उल्टा काम करता है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर बात? तो ये क्या होता है हमारा जो है, ये दाईं ओर घूम रहा है, बाईं ओर नहीं घूम रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से समझिएगा। इस पॉइंट को यहीं पर रहने दीजिए और इसको घुमाइए तो ऐसे ही ना घूम रहा है। ये ऐसे घूमने का मतलब क्या है? घड़ी के दिशा में घूम रहा है, यानी दाईं ओर घूम रहा है। इस तरीके से दिमाग में बैठाइएगा। क्लॉकवाइज यानी दाईं ओर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाईं ओर। घड़ी दाईं ओर घूमता है, उसका उल्टा बाईं ओर हो जाता है। बस इस तरह से आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बातें समझ में आ जाएगा। तो घूमने वाला चीज अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक बात, नेक्स्ट बात देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वस्तु का जो है, एक्स वस्तु का हमने जो है कीमत बढ़ा करके बता दिया कि जब भी एक्स वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो किधर घूमेगा? वो जो है घड़ी के दिशा में घूमेगा, यानी दाईं ओर घूमेगा, ठीक है। कौन सा? बजट रेखा। क्लियर है? बजट रेखा हमारा क्या है? दाईं ओर घूम जा रहा है। आगे की बात कर लेते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एक्स वस्तु की कीमत घटने पर, ठीक है। एक्स वस्तु की कीमत घटने पर, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। अब एक्स वस्तु की कीमत घटेगा तो क्या होगा? इसको समझिए अच्छे तरीके से, बढ़िया से। क्या होने वाला है? तो हमारा जो है हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। एक बजट रेखा हम जो है इस प्रकार से ऐसे करके बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बजट रेखा पीपी। ठीक बात, क्लियर है? समझ में आया? अब बोला कि कीमत घट गया एक्स वस्तु का। अगर एक्स वस्तु का कीमत घटेगा तो आप उस वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? तो जिसकी कीमत घटेगा उसकी मात्रा आप ज्यादा खरीदेंगे। तो ज्यादा खरीदेंगे मतलब एक्स वस्तु को हम बढ़ाएंगे, उसको खरीदना बढ़ा लेंगे। तो जैसे ही एक्स वस्तु का बढ़ गया खरीदना, तो हमारा जो है ये बिंदु तो यही रहेगा, लेकिन ये जो है इस प्रकार से भागेगा। ठीक बात, क्लियर है? तो हमारा जो है अब बजट रेखा क्या है? पी और P1 तक चला गया, ठीक है। और ये कैसा जा रहा है? ये किधर जा रहा है? यहां पर भी एक बिंदु जो है टिका हुआ है, दूसरा बिंदु खिसक रहा है, मतलब ये भी क्या कहलाएगा? इसे भी घूमना कहेंगे। और ये किधर घूम रहा है? तो ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से घूम रहा है। इस तरह से घूमने का मतलब ऐसे घूमने को हम क्या कहते हैं बताइए? ये जो है ये घूमना कौन सा दिशा है? घड़ी का उल्टा दिशा है। घड़ी का उल्टा दिशा मतलब कौन सा दिशा? बाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर घूमता है, ठीक है। बाईं ओर घूमती है, रेखा है तो इसलिए घूमती लिख लेते हैं। बाईं ओर घूमती है, ठीक है। बजट रेखा या कीमत रेखा किधर चल जाता है? बाईं ओर घूम जाता है। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से?
घूमने वाला बात बहुत दिक्कत होता है बच्चों को समझने, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, बढ़िया से समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि पूरा डिटेल में हम हर बार बता रहे हैं घुमा घुमा के कि कैसे घूम रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक्स वस्तु की बात हो गया। अब दूसरी बात कौन सा होगा, दूसरी बात हमारा कौन सा वस्तु है, वाई वस्तु। अब वाई वस्तु की भी कीमत को हम लोग जो है घटा बढ़ा के देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो हमारा जो है दूसरा बात हो गया वाई वस्तु की कीमत, ठीक है। वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब वाई वस्तु की कीमत में भी कैसे परिवर्तन होगा, वही होगा, एक होगा उसका कीमत बढ़ेगा, दूसरा होगा उसका कीमत घटेगा। तो वाई वस्तु की कीमत बढ़ने पर, ठीक है, वाई वस्तु की कीमत बढ़ने पर, ठीक है, क्या बनेगा, देखिए यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं, O हो गया, X हो गया, Y हो गया। एक बजट लाइन हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा बजट लाइन हो गया P और P, ठीक, PP बजट लाइन हो गया। अब बता क्या रहा है कि हमारा Y वस्तु की कीमत बढ़ गया, Y वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो Y वस्तु ज्यादा कर देंगे कि कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कम कर देंगे। कम खरीदने का मतलब आपका क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, नीचे नीचे आना है, तो नीचे आना है मतलब एक नया बजट लाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा नया बजट लाइन बनके तैयार हो गया और इस तरीके से ये हमारा क्या हो रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, क्योंकि अभी भी हमारा एक हिस्सा जो है पकड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ये P और P1 तक चला आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है, अभी भी ऐसे घूम रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसे ही ना घूम रहा है, इसको ऐसे ही घूमना कहेंगे। तो ये कौन सा दिशा घूमना है, ये हमारा जो है बाईं ओर घूमना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब वाई वस्तु की कीमत बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, बजट रेखा किधर घूमता है, बाईं ओर घूमती है, ठीक है, समझ में आ गया, बाईं ओर घूमती है, बढ़िया से बात क्लियर है। अब इसी का हम लोग और देख लेते हैं, इसी का अगला पॉइंट हम लोग का क्या होगा, अगला पॉइंट होगा कि वाई वस्तु की कीमत को अब हम लोग घटा करके देखते हैं, ठीक है बात। तो देखिए दूसरा, वाई वस्तु की कीमत घटने पर, ठीक है। अब देखिए वाई वस्तु की कीमत जब घटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको समझिएगा, ठीक। फिर इसके लिए हम लोग फिर से एक जो है वापस से ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया हमारा X Y O हो गया। एक हम लोग जो है बजट लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा जो है PP हो गया, ठीक। अब बताइए वाई वस्तु की कीमत घटेगा तो आप वाई वस्तु ज्यादा कर देंगे कि कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जिसकी कीमत घटेगा उसको ज्यादा कर देंगे। X वस्तु का कीमत प्रभाव नहीं रहा है इसलिए वो वही रहेगा, केवल वाई वस्तु का बदल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसे ज्यादा कर देंगे, ज्यादा कर देंगे मतलब ऊपर के साइड में, तो हमारा एक नया जो है बजट लाइन बनके तैयार हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक बात। ये हमारा बजट लाइन बन जाएगा, तो ये हमारा यही रहेगा और यहां से ये जो है P1 तक चला जाएगा, ठीक है, P और P1 तक चला गया। अब इस कंडीशन में ये हमारा किधर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जाने का मतलब क्या है, ऐसे करके इसको घुमाया जाएगा, तो ये किधर घूम रहा है, घड़ी के दिशा में घूम रहा है कि नहीं, घड़ी के दिशा में घूमने का मतलब कौन सा दिशा हो गया, दाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमती है, जो हमारा बजट लाइन है, बजट रेखा है, वो किधर घूम रहा है, दाईं ओर घूम रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत बताएं जल्दी जल्दी, सबको बढ़िया समझ में आ गया, क्लियर है अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम। चलिए ये बात क्लियर हो गया, तो हमने जो है बजट रेखा का घूमना भी देख लिया और बजट रेखा का खिसकाव भी देख लिया, अच्छे तरीके से ये बातें हमें जो है समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कि अधिमान वक्र का जो है वो विश्लेषण करके कैसे हम उपभोक्ता संतुलन तक पहुंचते हैं, ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। वीडियो बड़ा है क्योंकि इसी तरह बड़ा वीडियो ही अब आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर सब लाइन बाय लाइन आपको कंप्लीट करना है, एक एक वीडियो में जो है मैक्सिमम पार्ट पढ़ाना है, ठीक बात। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए अधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की दशाएं, हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए आपको जो है इससे पहले वाली वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों साथ में देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, उस वीडियो में हमने बताया था कि अधिमान वक्र होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस प्रकार से बनता है, उसमें जो है हमने ये भी बताया था अधिमान मानचित्र क्या होता है। इन सब चीज का प्रयोग करके यहाँ पे हम विश्लेषण कर पाएंगे, है ना बात। तो वो नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके ये टॉपिक समझ में आएगा। अब इसके लिए हमारा यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि अधिमान वक्र का विश्लेषण, उसकी सहायता से हम लोग उपभोक्ता संतुलन देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा कि इस विश्लेषण में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, अधिमान वक्र तथा बजट रेखा दोनों के अध्ययन करने से हम उपभोक्ता संतुलन निर्धारित करते हैं, केवल एक के अध्ययन से नहीं। अभी आपने बजट रेखा का तो अध्ययन कर लिया, लेकिन अधिमान वक्र का अध्ययन जो है इससे पहले वाली वीडियो में था,
दोनों अध्ययन करेंगे तभी हम लोग का जो है विश्लेषण हो पाएगा, ठीक है, उपभोक्ता संतुलन जान पाएंगे, ठीक है। एक उपभोक्ता अपनी बजट अवरोध से उच्चतम अधिमान वक्र पर रहने का प्रयास करता है, ठीक है। आप एक उपभोक्ता के तौर पर क्या चाहते हैं कि आपके पास जो भी बजट है, जो भी आपके पास जो है आय है, एक उपभोक्ता के तौर पे आपकी आय सीमित है, वही आपका बजट है, उस बजट के अवरोध इसलिए क्योंकि उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं भाई, जितना आय आप उतना ही वस्तु खरीद सकते हैं। तो आप एक उपभोक्ता के तौर पे ये कोशिश करते हैं कि आपकी दी हुई आय से आप अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाए, है ना बात। जब तक अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगा, आप उसकी अधिकतम उपयोगिता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक आप क्या हैं, तब तक आप उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। तो एक उपभोक्ता के तौर पे हमेशा हमें अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि की तलाश होती है, और जहां वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाता है वही होता है उपभोक्ता का संतुलन, ठीक बात, ये बात क्लियर है। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, अब देखिए उपभोक्ता संतुलन की शर्तें यहां पे बताया हुआ है, ठीक है। क्या शर्त है, ध्यान समझिएगा, दो शर्त यहां पर होता है, ठीक है। पहला शर्त है कि MRS XY इक्वल टू कीमतों का अनुपात यानी PX PY। इसका मतलब क्या है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, MRS XY बराबर PX PY। इसका मतलब यह है कि हमारा जो है उपभोक्ता संतुलन उस जगह पे होगा जहां पे कीमतों का अनुपात, X वस्तु और Y वस्तु की कीमत का अनुपात, ठीक है, वो, और क्या है MRS XY क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो एक वस्तु का X वस्तु का त्याग करते हैं Y वस्तु के लिए, ठीक है, वो चीज, बात क्लियर है। तो उनमें जो है उनका जो है अनुपात हम लोग का क्या होना चाहिए, वो जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो है एक वस्तु का त्याग करके दूसरे वस्तु को हम प्राप्त करते हैं ना, वही हमारा MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। जब ये दोनों बराबर होंगे तब उपभोक्ता संतुलन होगा। अभी उम्मीद है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी क्लियर हो जाएगा जब ग्राफ आप देखेंगे, ठीक है। इसमें दो कंडीशन बताया गया कि अगर ऐसा नहीं होता तो पहला कंडीशन ये हो सकता है क्या, कि MRS XY ग्रेटर देन PX PY, ठीक है। अगर हम ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें दो कंडीशन मिलेगा, एक यही कंडीशन मिलेगा कि MRS XY जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा PX PY का, ठीक है, बात ये है, ये होगा। अगर ये नहीं होता तो यही होगा ना, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस देन होगा, या तो ये हो सकता है कि MRS XY जो है वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है, वो लेस देन हो जाएगा PX PY के, MRS XY जो है लेस देन PX PY, ये होगा। इन दोनों में से जो है कोई होगा, अगर ये नहीं प्राप्त होता है तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि अगर पहला कंडीशन होता है ग्रेटर देन होता है और अगर जो है लेस देन होता है तो कैसे हम वापस से संतुलन पे पहुंच जाते हैं, ये बातें यहाँ पे डिस्कस है। अभी हम ग्राफ दिखा के आपको बताएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा शर्त हमारा क्या है, दूसरा शर्त है MRS लगातार गिरती रहती है, अर्थात अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। दो शर्तें हैं संतुलन का। पहला शर्त यह है कि आपका संतुलन उसी बिंदु पर होगा जहां पर MRS XY इक्वल टू PX PY हो जाए, और दूसरा है कि उस जगह पे ही संतुलन प्राप्त होगा जहां पर अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होगा, यानी सबसे निचला बिंदु हमारा होगा, ठीक है, सबसे निचला बिंदु जहां पे MRS लगातार गिरते हुए फॉर्म में होगा, ठीक है। MRS गिरते गिरते जाके यहाँ पे पहुंचता है बराबर के तौर पे, ठीक है, तो गिरता रहता है तभी जाके मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ठीक है। अब इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए, ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ को पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको पोजीशन बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वस्तु है, एक वस्तु X है, दूसरी वस्तु Y है, ठीक है, इधर Y वस्तु है, इधर X वस्तु है, और यहाँ पर हमारे पास जो है तीन IC कर्व है, ठीक है, तीन IC है, मतलब इंडिफरेंस कर्व है, जिसे हम लोग तटस्थता वक्र या अधिमान वक्र कहते हैं, तीन है। जब तीन एक ही ग्राफ में तीन तीन आपका अधिमान वक्र होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिमान मानचित्र, ठीक है। और अधिमान मानचित्र को हमने बताया था कि निचला अधिमान वक्र उसका जो है कम संतुष्टि बताता है और ऊपर का अधिमान वक्र जो है ज्यादा संतुष्टि बताता है। निचला मतलब बाईं ओर का अधिमान वक्र कम संतुष्टि बताता है और दाईं ओर का अधिमान वक्र जो है ज्यादा संतुष्टि बताता है, एक उपभोक्ता का ज्यादा संतुष्टि का स्तर। तो देखिए जो इसमें जो ये हमारा ये वाला IC चला है, IC फर्स्ट, ठीक है, ये IC फर्स्ट सबसे कम संतुष्टि दिखाने वाला IC है, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा जो है इस तरह से ऐसे जा रहा है, ये IC सेकंड, ये हमारा उससे ज्यादा संतुष्टि दिखा रहा है। और ये हमारा जो तीसरा IC जो इस तरह से जा रहा है, ये IC 3, ये सबसे ज्यादा संतुष्टि दिखा रहा है। तो अगर आपसे हम पूछें आप एक उपभोक्ता है तो आप किस IC पे रहना पसंद करेंगे, कौन सा इंडिफरेंस कर्व आपको पसंद रहेगा, तो जिसमें ज्यादा संतुष्टि है, यानी IC 3 पे अगर हम पहुंच जाए तो यही हमारा उपभोक्ता संतुलन होगा इन सब में। लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, अपने बजट से हमें पहुंचना है ना हमारे पास, क्योंकि एक लिमिटेड बजट है ना बात। अगर उस बजट से हम वहां तक जा पाते हैं तो हमारा वो उपभोक्ता संतुलन होगा। लेकिन जब हम बजट रेखा देख रहे हैं तो ये हमारा AB जो है ना, ये इस तरह से ये जो रेखा जा रहा है, ठीक है, ये AB जो है ये हमारा बजट रेखा है, ठीक है। अब ये बजट रेखा क्या दिखा रहा है कि हम केवल इसी बिंदु तक ही वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, इन वस्तुओं का X और Y वस्तु का संयोग, यहीं तक हम खरीद सकते हैं। चाहे हम इस पे कोई भी बिंदु बोले वहां तक हम जो है जरूर खरीद सकते हैं, ठीक बात, वहां तक हम जरूर खरीद सकते हैं। अब इसमें हम कंडीशन जब देखते हैं कि यहां पर हमने जो है इस बिंदु को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, ये बात हो गया। तो अब इस कंडीशन में आप देखिए कि सबसे पहला इस जगह पे दो IC टच हो रहा है, इस पूरे बजट लाइन पे दो IC टच हो रहा है।
एक IC1 है, IC1 यहां भी टच हो रहा है, IC1 यहां भी टच हो रहा है, ठीक है। यानी हम इस संयोग को प्राप्त करेंगे और इस संयोग को प्राप्त करेंगे तो IC1 की संतुष्टि हमें प्राप्त होता है। लेकिन IC1 की संतुष्टि बताइए क्या है, अधिकतम तो नहीं ना, वो तो न्यूनतम संतुष्टि है। हम इस जगह पे संतुष्टि नहीं ले पाएंगे, हम इस जगह पे उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें संतुष्टि कम मिल रहा है भाई, हमें ज्यादा संतुष्टि चाहिए। अगर हम इसके ऊपर वाले IC को टच कर पाते हैं तो जरूर हमारा संतुलन की बिंदु वही होगा। और यहां पर देखिए कि हमारा जो IC2 है वो भी यहां पे टच हो रहा है ना, E पॉइंट पे। तो यही पॉइंट हमारा क्या है, उपभोक्ता का संतुलन है, क्योंकि इसी बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, अधिकतम अपनी बजट से, अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसी जगह पे हमारा MRS XY इक्वल टू क्या है, MRS XY इक्वल टू PX PY है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा जो है हमारा ये PX और PY हो रहा है, ठीक है। बात समझे, ये बीचों बीच जो है यहाँ पर PX और PY का अनुपात है, बजट लाइन का जो हमारा जो है जिसको प्राइस लाइन भी कहते हैं उसका अनुपात है, ठीक है। और ये जो MRS और MX जो है MRS XY जो है ये दिखा रहा है ये, ठीक है। इस जगह पे हमारा जो है ऐसा कंडीशन होता है। इसके अलावा अगर कोई और पोजीशन को ले लेते हैं, इसके अलावा हम इधर की कोई पोजीशन को ले लेते हैं या इधर की कोई पोजीशन को ले लेते हैं, तो फिर फर्क क्या पड़ता है उसके लिए आपको जो है इस जगह पे समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे कि हमारा MRS XY जो है ग्रेटर देन PX PY हो जाए, है ना बात, क्योंकि हम इस जगह पे संतुष्ट हो रहे हैं जहां पे दोनों बराबर हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पोजीशन पे बात करें तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है कि हम जो है X वस्तु ज्यादा पसंद हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको X वस्तु की चाहत ज्यादा है, X वस्तु आपको ज्यादा पसंद है, और जो वस्तु ज्यादा पसंद है उसके लिए आप ज्यादा कीमत का त्याग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर ये कंडीशन है तब इसका अर्थ है कि उपभोक्ता X वस्तु की ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। जब आप किसी वस्तु की ज्यादा कीमत कब देते हैं, तभी देते हैं जब आपको वस्तु ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो आप ज्यादा कीमत जब देने के लिए तैयार हो जाएंगे, वस्तु ज्यादा पसंद होगा, तो आप जैसे जैसे उस वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु की कीमत आप जो है उस वस्तु का ज्यादा कीमत देंगे तो ज्यादा वस्तु प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे आप उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, तो क्या होगा उसका फलस्वरूप, आपके पास वस्तु की कीमत वस्तु की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा मिलेगा, है ना बात। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि X वस्तु की ज्यादा कीमत देंगे, ज्यादा कीमत देने का मतलब है आप एक तरह से उस वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे, वो ज्यादा पसंद आएगा। तो जैसे जैसे आप ज्यादा खरीदेंगे उस वस्तु की मात्रा आपके पास बढ़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, एक नियम होता है ना, उपयोगिता ह्रास नियम, याद है। जैसे जैसे वस्तु ज्यादा होता जाएगा आपकी पसंद में वो वस्तु कम होते जाएगा, आपको वो पसंद अब अच्छा नहीं लगेगा। जो वस्तु आपके पास ज्यादा मात्रा में होता है उसका स्टॉक बढ़ते जाता है, उसके हर स्टॉक की उपयोगिता आपके लिए कम होती जाएगी। पहली बार कोई चीज मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरी बार मिलता है तो उतना अच्छा नहीं लगता, तीसरी बार मिलता है तो वो और अच्छा नहीं लगता है, चौथी बार मिलता है तो और अच्छा नहीं लगता। वही चीज यहाँ पर है कि जैसे जैसे हम उसकी ज्यादा मात्रा खरीदते जाते हैं उसकी उपयोगिता गिरने लगती है, और जब उपयोगिता गिरने लगती है तो फिर क्या होता है, फिर उसकी कीमत भी गिरेगी, क्योंकि भाई हम उतना ही कीमत देंगे ना जो जितना वो हमारे लिए उपयोगी है, तो फिर उसकी कीमत भी गिरने लगेगी। और आप कीमत जब वापस गिरने लगेगी, आप उपयोगिता उसका कम हो जाएगा, आप वस्तु को फिर कम खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो वापस से ये कम होते होते कहां पहुंच जाएगा, बराबर पहुंच जाएगा। ठीक बात समझे। तो ये देख लीजिए, फलस्वरूप X वस्तु ज्यादा खरीदेगा जिससे MRS गिर कर वापस संतुलन की स्थिति तक आ जाती है। इस बात को समझने के लिए ये समझिए ऐसे कि हमारा जब MRS XY जो है वो ग्रेटर देन PX PY हो जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा कि आपके लिए जो है X वस्तु अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब X वस्तु का ज्यादा कीमत देंगे, ठीक है, X वस्तु का ज्यादा कीमत देंगे। X वस्तु का ज्यादा कीमत देने का मतलब क्या है, ठीक बात, X वस्तु का ज्यादा कीमत देने का मतलब क्या है, X वस्तु ज्यादा कर देंगे, ठीक है, X वस्तु ज्यादा कर देंगे। और जैसे ही X वस्तु ज्यादा खरीदेंगे, एक नॉर्मल सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है, जहां ही X वस्तु ज्यादा होगा इसका असर क्या पड़ेगा, इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी उपयोगिता घटने लगेगी। घटने लगेगी, क्यों घटेगी बताइए, इसकी उपयोगिता क्यों घटेगी, क्योंकि हमारा उपयोगिता ह्रास नियम काम करेगा। उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है, जो वस्तु जितना ज्यादा होगा उसकी उपयोगिता उतनी कम होगी, तो जितना आप ज्यादा खरीदेंगे उपयोगिता कम होने लगी, और जब उपयोगिता घटने लगेगी तो वस्तु कम खरीदा जाएगा, तो वापस से ये घटते घटते कहां पहुंच जाएगा, ये घटते घटते इसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जो संतुलन का पोजीशन है PX अपॉन PY, बराबर पोजीशन तक ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। क्लियर बात। तो हमारा संतुलन की स्थिति हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा चीज यहां पर देखिए, MRS, ठीक है, MRS XY लेस देन PX PY। तो इसका उल्टा का मतलब ये हुआ कि अब आपके लिए कौन सी वस्तु उपयोगी, अब आप X वस्तु के लिए बहुत कम कीमत दे रहे हैं, बल्कि आप दूसरी वस्तु Y वस्तु के लिए ज्यादा कीमत दे रहे हैं, ठीक है। यानी Y वस्तु के लिए आप ज्यादा कीमत दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है Y वस्तु ज्यादा खरीदेंगे, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं समझिएगा, Y वस्तु ज्यादा खरीदेंगे, ठीक बात, क्लियर है। अब जब Y वस्तु आप ज्यादा खरीदने लगेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आपके पास y वस्तु की मात्रा ज्यादा होगा। y वस्तु की मात्रा ज्यादा होगा तो क्या होगा, y वस्तु की उपयोगिता कम हो जाएगी। ठीक है, क्या होना है इससे, इसकी उपयोगिता कम होगी। किसकी, y वस्तु की। बात क्लियर है, y वस्तु की जो है उपयोगिता कम होगी। ठीक है, और जब y वस्तु की उपयोगिता कम होगी तो क्या होगा, mrs जो है, mrs xy वापस क्या आ जाएगा, mrs xy जो है वापस से px py के बराबर आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक संतुलन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जब भी आप ज्यादा करें या कम करें, एक उपभोक्ता के तौर पे हम लोग जाएंगे mrs xy के ऊपर जाना ही जाना है हमें। ठीक बात, क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है कि आप जो है mrs गिरकर वापस संतुलन में आ जाएगा और यहाँ पर mrs बढ़ के वापस संतुलन में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि mrs लेस देन xy हो जाएगा, ठीक है, mrs xy लेस देन px py हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब इसका अर्थ है कि उपभोक्ता x को बाजार में प्रचलित कीमत कम देकर खरीदेगा। ठीक है, कम देकर खरीदेगा यानी y आप ज्यादा खरीदेंगे, जाहिर सी बात है x अगर कम कीमत पे खरीद रहे हैं तो y ज्यादा कीमत पे खरीद रहे हैं, यही ना मतलब है, यानी y ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उपभोक्ता x वस्तु कम तथा y वस्तु ज्यादा खरीदेगा, ये बात यहाँ पे लिखा है, जिसके कारण mrs वापस संतुलन पर जो है आ जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो वापस से x जो है mrs जो है संतुलन पे आ ही जाएगा। तो ये यहाँ पे आना ही आना है, बराबर हो ही जाना है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, और इसके साथ साथ ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि हमारा जो है संतुलन कहां निर्धारित होगा, तो mrs लगातार गिरती रहती है, अर्थात अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। संतुलन के लिए आप देखिए यहाँ पर अधिमान वक्र कहां पे मूल बिंदु की ओर है, एक ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर है, ये एक यहाँ पर मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर है, लेकिन हमारा जो है टच कहाँ पे किया, अधिकतम संतुष्टि कौन सा, बजट लाइन टच इस जगह पे किया है ना, और ये जगह भी मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर है, इसीलिए हमारा उपभोक्ता संतुलन इसी बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जहां पर ये दोनों शर्त पूरे हो रहे हैं। क्लियर बात, तो ये हो गया आपका अधिमान वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक एक बात बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को मांग पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है डिमांड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से हमने आपको बोला है ना कि अब हम जो है क्या करने वाले हैं, अब हम लोग वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का सिलेबस जो है थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए वन शॉट वीडियो बनेगा और चीजों को जो है बेहतर तरीके से स्पीड वापस ला करके उस जगह पे खड़ा कर देंगे जहां तक होना चाहिए। ठीक है, और फिर आराम से जो हम लोग का नवंबर तक टारगेट है ना कोर्स कंप्लीट कराने का, वहां तक हम लोग कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, पढ़ रहे हैं तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, लाइक भी किया कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, शेयर भी कर दिया कीजिए। हमारे चैनल को जो है और भी जो है आगे बढ़ाइए, और ये आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हमारा तो जिम्मेदारी है केवल आपको पढ़ाने का, आपका जिम्मेदारी है बाकी लोगों को बताने का। तो चैनल के बारे में जो है दूसरों को बताएं और लोगों को यहाँ तक जोड़े, ताकि हम लोगों को भी काम करने में और मजा आए और हम लोग इसी तरह मेहनत करते जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।